सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना पीएचपी और अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सिलेबस डिस्कस किया था कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। और जो सेकंड लेक्चर था उस पर हम लोगों ने थ्योरी बेस, मतलब कि पीएचपी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके फीचर्स क्या, एप्लीकेशन क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब एक तरह से पीएचपी का पूरा ओवरव्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सारी चीजें समझ ली थी। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो अब कोडिंग पार्ट में हम लोग जंप करने वाले हैं। एक तरह से सारी चीजें समझेंगे। पहले पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से पीएचपी का कोड लिखा जाता है और एचटीएमएल के अंदर किस तरह से लिंक करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने भी सारे टॉपिक हैं आज यूनिट 1 के अंदर, हम धीरे धीरे अपने कोडिंग की तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग की जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सिंटैक्स समझेंगे। सिंटैक्स क्या होता है रियल में पीएचपी का। तो पीएचपी का जब भी हम कुछ कोड लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन से आप लोग पहले से परिचित हैं। जैसे कि एचटीएमएल टैग पे हम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में ही हम टैग लिखते थे। तो सेम ऐसे ही हमारा जो पीएचपी का पूरा कोड होने वाला है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में ही होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा एक्स्ट्रा, जो एचटीएमएल के टैग में नहीं था, वो है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले आप जब सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बेस एक तरह से उसका ओवरव्यू उस कोड का मिल जाए कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं, यहाँ पे ये चीजें होती हैं, फिर बाद में ही उसका ब्रीफली पूरा पूरा कोड लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, लेस देन का साइन स्टार्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे पीएचपी लिखा गया। कि पीएचपी का मतलब क्या है, जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज। तो लेस देन और क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, तो इतना मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। और ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब जब भी आप कोड लिखेंगे पीएचपी का, और तो आपको जब भी लिखना होगा तो इन्हीं दोनों टैग के बीच में लिखना होगा। टैग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बस लेस देन और ग्रेटर देन के साइन का सिंबल ही समझे यहाँ पे। और टैग का मतलब तो मैंने एचटीएमएल का यहाँ पे बताया आपको। तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और जब ये होगा स्टार्ट, और यहाँ पे लास्ट में इसे क्लोज भी करना होगा। क्लोज कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन के साइन से क्लोज भी होता है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और सारा जो इसका कोड है वो कहाँ पे लिखने वाले हैं हम, इसके बीच में, मिड पॉइंट में। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, लेस देन क्वेश्चन मार्क और पीएचपी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ हम ग्रेटर देन का साइन लगा के इस टैग को जो हमने ओपन किया इसे बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, इसके अंदर ही हम पूरा पीएचपी का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा इसका क्या है, पीएचपी का सिंटैक्स है। अब यहीं पे अगर बात करें कि एचटीएमएल के साथ कैसे काम करता है, तो सिंपल यहाँ पे समझते हैं एचटीएमएल के साथ कैसे काम करता है भाई। तो देखो, एचटीएमएल का यहाँ पे कोड है, फिर यहाँ पे हेड टैग लगा है। हेड टैग के बाद जैसे कि आपको पता है टाइटल टैग आता है, और टाइटल टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाता है। अब जो कुछ भी लिखा जाता है वो वेबसाइट का नाम कहलाता है ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीख ली होगी, तो वहाँ पे आपको ये सब बताने की कोई नीड नहीं है, सब कुछ आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पे हेड टैग, फिर आप क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पे क्लोज का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हेड टैग जो ओपन हुआ है इसे क्लोज भी करना होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना इसे। फिर यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हुई और बॉडी टैग लास्ट में क्लोज हो गई। अब यहाँ पे अगर पीएचपी को हमें एचटीएमएल के साथ लिंक करना है, तो जो पूरा कोड है पीएचपी का वो बॉडी के अंदर लिखना होगा। किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, अगर हम पीएचपी को एचटीएमएल के साथ लिंक कर रहे हैं तो। अब बेसिकली पीएचपी को एचटीएमएल के साथ ही लिंक करते हैं, तो लिंक करने का तरीका क्या है, ये बॉडी टैग के अंदर ही पीएचपी का पूरा कोड लिखा जाएगा। पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स से आप लोग समझ सकते हैं कि लेस देन क्वेश्चन मार्क का साइन पीएचपी, और लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के साथ साइन के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा देना, जिससे हमारा टैग क्लोज हो जाएगा। और जितना इसका कोड है वो हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये चीज इतना हमारे समझ में आ गई, भाई हमने ये कोड लिख लिया। अब ये कोड लिख लिया, अब कोड लिखने के बाद हमें इसे सेव भी करना है। तो सेव करने का तरीका ये है कि फाइल का नाम कुछ भी आप दे दें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइल अगर सेव करना है तो आपको क्या करना है, फाइल नेम XYZ कुछ भी आप दे सकते हैं। प्लस आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, .php एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, .php एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जब HTML की फाइल बना रहे थे तो आप .htm या फिर .html लगाते थे। जब CSS की एक्सटर्नल फाइल आप लोगों ने क्रिएट की तो .css लगाया, है ना। तो इस तरह से हर एक चीज का अपना एक्सटेंशन होता है। वैसे यहाँ पे PHP के साथ PHP का भी अपना एक एक्सटेंशन है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये HTML के साथ लिंक हो रहा है तो PHP इसका जो एक्सटेंशन है .html होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम PHP इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो PHP ही होगा, .php। तो इतना हमारे समझ में आ गया कि कोड हम सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है पीएचपी का। और
और इसका HTML के साथ किस तरह से लिंक किया जाता है और प्लस इसका नाम किस तरह से दिया जाता है। तो जब भी हम सेव करेंगे तो कुछ भी नाम हम देख सकते हैं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, प्लस उसका डॉट लगा के .php लगा देना हमें, इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे ये जो PHP है, यहाँ पे PHP का कोड लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को, जैसे कि पता है जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने के बाद कुछ टाइम के बाद हम उसका कुछ ना कुछ प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने C लैंग्वेज सीखी होगी, अगर नहीं सीखा है अभी तक तो इसमें प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ही पड़ी है C लैंग्वेज के नाम से, वहाँ पर ब्रीफ में पूरा C लैंग्वेज पढ़ाया गया है। तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें तो एक एक करके वहाँ पर सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद हेलो वर्ड हम प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन हमारी जो स्टार्टिंग होती है कोड लिखने की, प्रिंट कराने की, तो हम सबसे पहले हम हेलो वर्ड ही प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने का अपना एक सिंटैक्स है, कुछ प्री डिफाइन कुछ फंक्शन है कि प्रिंट कैसे कराते हैं। तो HTML पे उसमें C लैंग्वेज पे कैसा होता था प्रिंट, वहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते थे, printf का यूज करते थे, printf मेथड का, है ना। और जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, document.write, है ना। तो सेम ऐसे ही हमें अगर प्रिंट कराना है PHP के अंदर तो हम यहाँ पे echo का यूज करते हैं। किसका, echo का। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। यहाँ पे echo, तो जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना है, जैसे हम PHP कोड प्रिंट कराना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, तो हमें echo का यहाँ पे सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। मतलब प्रिंट कराने के लिए कोई भी चीज़ को, कोई भी आप जो भी कंटेंट है उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें echo के अंदर ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम printf के अंदर लिखते थे, सेम यहाँ पे echo को लिखना होगा उसकी जगह में। बस ये आपको दोनों डिफरेंस देखना है कि प्रिंट कराने के लिए सेम प्रिंट जैसे ही यहाँ पे echo यूज होता है किसके अंदर, PHP के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करें तो देखो यहाँ पे प्रिंट और echo, तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि हम जो हमारा PHP है इसमें हम प्रिंट भी लगा सकते हैं और echo भी लगा सकते हैं, है ना। तो हालांकि इसमें जो C लैंग्वेज जो printf लगता था, प्रिंट के साथ f भी लग जाता था जो कि फॉर्मेट बताता था उसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंट लगा हुआ है और यहाँ पे echo लगा हुआ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आके हम echo भी यहाँ पे लगा सकते हैं और printf भी लगा सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे echo है और यहाँ पे एक नाम रखा गया है, उसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। जैसे SS को डबल कोट्स में रखा गया है और कॉमा लगा के एफर्ट, और दोनों को डबल कोट्स में रखा गया अलग अलग, और इसे कॉमा से सेपरेट कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो echo होता है वो प्रिंट से फास्टर होता है। तो echo इज फास्टर देन प्रिंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि echo का हम क्यों यूज करते हैं और प्रिंट का यूज क्यों नहीं करते PHP के अंदर, तो आपको बताना है कि echo क्या होता है, फास्टर होता है प्रिंट से। दूसरा यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस का क्या है कि echo के अंदर अगर हम जब भी हमें इस तरह का सिंटैक्स कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो echo और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू होगी, फिर दूसरी कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर दूसरी वैल्यू होगी। तो अगर हम इसे echo के अंदर लिखते हैं तो ये करेक्ट माना जाएगा, आउटपुट में कोई एरर नहीं आती। लेकिन अगर यहीं पे चीज़ हम प्रिंट यूज कर देते हैं और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती। समझ पा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आई तो आगे यहाँ पे समझते हैं। लेकिन उससे पहले अभी जितना हम लोगों ने कोड कर लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, अब HTML के साथ लिंक कैसे होता है और कैसे कोड लिखा जाता है PHP का, ये चीज़ हम कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही ना। तो इसके लिए हमें एक एडिटर की नीड होती है। अब एडिटर की नीड होती है, उसके साथ साथ हमें एक सर्वर की भी नीड होती है। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी वाले लास्ट लेक्चर में बताया कि यहाँ पे ये क्या करता है, एक सर्वर यूज करता है ना। तो यहाँ पे जैम यूज कर सकते हैं या फिर अदर भी आप लोग कोई सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम इस प्लेलिस्ट में फॉलो करने वाले हैं वो जैम सर्वर का ही यूज करने वाले हैं और MySQL डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। सिंपल है। और जिसपे हम कोड लिखेंगे वो एडिटर का जो नाम है वो है VS कोड। तो यहाँ पे 3 चीज़ हम करने वाले हैं और हम 3 चीज़ करने से पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। किस तरह से डाउनलोड करते हैं, पहले उससे आप लोग फॉलो करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे अपने सिस्टम पे करते जाएंगे। फिर बाद में हम साथ जितना कोड है वो सारा कोड हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, गूगल क्रोम में जाना होगा और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VS कोड का इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जैम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में जाके और यहाँ पे लिखना होगा डाउनलोड VS कोड। जैसे आप लोग इसमें सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऊपर वेबसाइट खुल के आ जाएगी, code.visual-studio। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 चीज़ें, यहाँ पे 3 फॉर्मेट में आप अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड को, जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो चाहे विंडो के लिए और मैक के लिए और यहाँ पे अदर जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए भी। तो हमारे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडो, और आप लोगों के सिस्टम पे जो भी हो, चाहे मैक हो या फिर विंडो हो, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं,
अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ विंडो को। यहाँ पे विंडो पे क्लिक करूंगा। विंडो पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड होने लगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल सा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ आई थिंक यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चलता हूँ डाउनलोड पर, और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आप लोगों को। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन इसका चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ तो मैंने क्लिक कर दिया। अब इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिनिश का एक ऑप्शन आ जाता है, तो आपको क्या कर देना, फिनिश कर देना। और यहाँ पे हमारा ये जो VS कोड है वो अपने आप ओपन हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो भी हमें कोड करना होगा इसके अंदर करेंगे, लेकिन अभी मैं इससे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैम सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो जैम सर्वर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड जैम। तो यहाँ पे मैं सेकेंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, हमारी वेबसाइट खुल जाती है जैम सर्वर की। और यहाँ पे जैम का मतलब रियल में क्या है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसका जैम का फुल फॉर्म। तो जैम एक्स की अपनी कुछ कंपनी का इसका कुछ नाम है, और AMPP इसका मतलब क्या होता है, अपाची। ए का मतलब होता है अपाची, फिर क्या है एम का मतलब होता है मारिया DB, और फिर यहाँ पे P से PHP हो गया ऑन, और दूसरा जो P है उसका नाम होता है पर्ल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ इसके साथ मिलने वाली हमारे इसके साथ जैम सर्वर के साथ ही। हमें अलग अलग कुछ डाउनलोड करने की नीड नहीं है कि हमें PHP अलग डाउनलोड करना है, और डेटाबेस के लिए MySQL अलग डाउनलोड करना है, और जैम सर्वर अलग डाउनलोड करना है, सर्वर मतलब अलग से डाउनलोड करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जैम सर्वर डाउनलोड करेंगे और इसके साथ ही हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए हम जैम सर्वर का यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैम हो गया, किसके लिए हो गया, विंडो के लिए हो गया, लाइनक्स के लिए हो गया, और यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करने वाले हैं विंडो के लिए। तो विंडो के लिए यहाँ पे अलग अलग इसके वर्जन है, जो भी आपको नीड हो वो उस वर्जन के अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहला ही कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर अपना जो लेटेस्ट वर्जन है उसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, कोई सा भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे टाइम आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट दिखा रहा है। ओह, 21 मिनट हो गया। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कुछ चाय वाय पी लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया है सॉफ्टवेयर डाउनलोड अब, और अब हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद यस एंड वेलकम टू जैम, फिर यहाँ पे एस अगेन करेंगे हम लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसे टॉम कैट को आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जब यूज़ करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट में करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा जो जैम है वो इंस्टॉल होने लगा है, ठीक है ना। तो इंस्टॉल हो रहा है, विद कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम फिनिश करेंगे, फिर हम एक एक करके सब कुछ कोड करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ फिनिश। तो हमारा जो जैम सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया, VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया, और जैम सर्वर भी अपना क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो कोड करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना जैम सर्वर ओपन करना होता है, और यहाँ पे स्टार्ट करना होता है दोनों किसे, अपाची और MySQL को। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं,
तो यहाँ पे जो अपाची है और माई एसक्यूएल, मैंने आपको बताया कि हमें ना तो अलग से पीएचपी डाउनलोड करने की नीड है, ना अपाची डाउनलोड करने की नीड है, और ना ही माई एसक्यूएल डाउनलोड करने की नीड है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है जैम, और यहाँ पे तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे हम अपाची को स्टार्ट करते हैं और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी मैं इसे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कहाँ पे, ये जाएगा आपके सी पे, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैम, इसमें क्लिक करेंगे और htdocs यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। ठीक है। अब यहीं पे मैं एक फाइल फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है PHP कोड। इसका मैंने नाम क्या रख दिया, PHP कोड, आप भी यहाँ पे रख सकते हैं। और इसे मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, या फिर जो ये वेलकम किट है यहाँ पे इसे डबल क्लिक, यहाँ पे स्क्रीन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक पेज खुल के आ चुका है, यहाँ पे फाइल जिसपे हमें कोड लिखना है। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे हमें जाना है डिस्क पे, और डिस्क के बाद हमें कहाँ पे जाना है, जैम पे जाना है, और जैम पे htdocs के अंदर फिर यहाँ पे मैंने PHP कोड एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मुझे क्या करना है, सेव करना है। किस नाम से, कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं .php, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा फिर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पार्ट 3 हमारे PHP का, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पार्ट 3। ये क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे एक्सटेंशन txt लग गया गलती से, तो आपको लिखना है पार्ट 3.php, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे PHP की हमारी फाइल बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको आई थिंक विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक बार इसे चेक करता हूँ, क्या यहाँ पे हमारा जो जैम के अंदर जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है ओपन हो रहा है। हाँ जी, ये ओपन हो रहा है। चलो इसे हम क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, पार्ट 3 आ चुका है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर देंगे तो हमें कोड लिखना होता है भाई। अब कोड लिखने के लिए अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये सिंपल सा चीज़ है, मैंने यहाँ पे कैसे बताया, जब भी आपको कुछ कोई फाइल ओपन करनी हो, तो मैंने आपको अभी तक जस्ट तुरंत ही मैंने क्या किया, लोकल डिस्क C पे जाके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था। पहले गया था जैम पे, फिर गया htdocs पे, htdocs के बाद हमने क्या किया, एक वहाँ पे PHP कोड नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया। अब उस फोल्डर को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ओपन कर लिया है VS कोड में आके। कैसे, यहाँ पे देखो फोल्डर यहाँ से क्रिएट किया जाता है, यहाँ से फाइल क्रिएट की जाती है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फाइल पे जाना है, और यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ओपन फाइल या फिर ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ बॉक्स खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या जाना है, सी पे जाना है, जहाँ पे भी आपका ये इंस्टॉल हुआ है। तो जैम पे फिर क्लिक करना है, फिर जैम के बाद कहाँ पे जाना है, htdocs के अंदर। फिर यहाँ पे किस पे जाना है, जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसमें जाना है PHP कोड। तो मैंने PHP कोड को ही ओपन किया, तो आपको भी ऐसे इसमें क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर हो जाएगा। जैसे क्लिक कर देंगे तो पूरा फोल्डर खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया, तो इसे मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड लिखना है। ठीक है, तो कोड आई थिंक आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे बताने की कोई नीड नहीं है सॉरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी का साइन प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये पूरा HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने आप लिख के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका डॉक्यूमेंट की जगह पे PHP कोड। ओके, सेव। अब यहाँ पे जब हमारा कोड तो यहाँ पे लिख गया, लेकिन हम इसे रन कराने के लिए एक सर्वर की नीड होगी। तो सर्वर कौन सा है हमारा, जैम सर्वर। अभी जैम सर्वर ओपन कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, इसे मिनिमाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैम सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो जैम सर्वर यहाँ पे हम सर्च करते हैं,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी स्टार्ट पे क्या आपको क्लिक करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट था ये, तो अगर यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप कर दिया और स्टॉप कर दिया, तो दोनों हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ इस तरह से जैसे आप सर्वर अपना ओपन करेंगे जैम सर्वर, तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा और दोनों को आपको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, किसे, अपाची को और माई एसक्यूएल को। तो मैं क्या करता हूँ, अपाची को स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर सेकंड है जो हमारा माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो माई एसक्यूएल भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और अपाची भी स्टार्ट हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ध्यान रहे, कट नहीं करना है, इसे मिनिमाइज करना है। तो मैंने क्या किया, इसे क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने का मतलब ये हमारे यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे जाना है ब्राउजर पे, लोकल होस्ट को सर्च करना है। कहाँ पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है और हमें क्या करना है, लोकल होस्ट सर्च करना है, लोकल होस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है PHP माई एडमिन, PHP इन्फो, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें PHP माई एडमिन पे क्लिक करना होता है जब हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है, ये देखो। लेकिन अभी हमें डेटाबेस क्रिएट नहीं करना, जब हम SQL को क्वेरी पढ़ेंगे वहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा, तो फिर हम वहाँ पे सारी चीज़ सीखेंगे। अभी हमें क्या करना है, लोकल होस्ट क्रिएट करना है। लोकल होस्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने मैंने यहाँ पे क्या किया, PHP कोड जो हमारे फोल्डर का नाम था, मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद PHP कोड यहाँ पे स्लैश लगा के यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि हम उस लोकेशन पे, उस एड्रेस पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पार्ट 3 PHP और पार्ट 3 .txt। तो यहाँ पे ये हमारा चीज़ गलती से हो गया था यहाँ पे ये क्रिएट, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा, इसे इग्नोर करना है आप लोगों को। और यहाँ पे जो पार्ट 3 है .php है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमें यहाँ पे शो होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ रखा नहीं है वहाँ पे PHP में, तो यहाँ पे आउटपुट कुछ शो नहीं हो रहा है। तो कुछ आपको यहाँ पे पता चला कि कैसे कैसे यहाँ पे रन कराना है हमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल से मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको VS कोड पे अपना कोड लिखना है। कहाँ पे, VS कोड पे अपना कोड लिखना है जो भी है। उसके बाद आपको सर नीचे ही आपको टास्क बार में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैम सर्वर लिखना होगा। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे ये टास्क बार है, यहाँ पे लिखना होगा जैम, और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो जैम सर्वर आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है, दोनों को स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको जाना है गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकल होस्ट टाइप करना है, लोकल होस्ट जैसे टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा है इसे यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हटाने के बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो भी आपको फोल्डर का नाम है। फोल्डर का नाम हमारा क्या था, PHP कोड। इंटर करूंगा तो यहाँ पे जो भी PHP कोड फोल्डर के अंदर जो भी हमारे पास फाइल होंगी वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे दो ही अभी फाइल हैं, एक पार्ट 3.txt और दूसरा पार्ट 3.php। तो यहाँ पर TXT गलती से क्रिएट हो गया था, तो मैंने इसे क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर यहाँ पे क्या गया, पार्ट 3, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे हमारे पास व्हाइट स्क्रीन आ गई, मतलब खुल के आ गया। यहीं पे आपका आउटपुट आएगा जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई कैसी भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे PHP कोड को ओपन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कोड के आउटपुट जनरेट करना है। लेकिन उससे पहले और भी चीज़ें हैं जो हम अपने यहाँ पे नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो भी था हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे बताया था कि इको और प्रिंटफ में क्या डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे इको और प्रिंटफ में क्या डिफरेंस है, उसे एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, इको पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इको हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका है इको लिखो। उसके बाद डबल कोट्स में जो भी मैसेज लिखेंगे एसटीएस वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें अगर और भी चीज़ें कैसे प्रिंट कराई जाती हैं, आप चाहते हो कि नहीं दो नाम के बीच में गैप भी कॉमा लगा के हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को डबल कोट्स से सेपरेट करना पड़ेगा और बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इससे आप डबल कोट्स के बीच में कॉमा लगा सकते हैं, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगी और इको करा सकते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका और भी हमारे पास आ जाता है, दोनों को डॉट की जगह में आप यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमा की जगह में डॉट भी लगा सकते हैं।
डॉट लगाने का मतलब क्या होता है, रियल में आप लोग देखे होंगे कॉनकैटिनेशन। इससे क्या बोलते हैं, दो यहाँ पे दो चीज़ें अगर उसे जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है कि यहाँ पे कॉनकैटिनेशन इसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, फिर भी हमें डबल कोट से सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ डिजिट में फिर प्रिंट करना है, कुछ डिजिट भी प्रिंट कराना चाहते हैं आप लोग, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट में भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको डबल कोट्स नहीं लगाना होगा। डबल कोट्स क्यों नहीं लगाना होगा, क्योंकि अगर डबल कोट्स लगा देते हैं फिर उसे प्रिंट कराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग बन जाएगी वो वैल्यू, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स आपको नहीं लगाने। लेकिन एक तरीका और भी है, यहाँ पे हम HTML टैग के साथ भी चीज़ें अपनी प्रिंट करा सकते हैं PHP के अंदर। कैसे, देखो इको, अब यहाँ पे HTML का टैग है बी टैग, बी का मतलब होता है बोल्ड टैग। तो आपको क्या करना है, सिंपल टैग स्टार्ट करना है और यहाँ पे जो भी कंटेंट है उस टैग के अंदर रखना है इस तरह से कुछ, और यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद अपने टैग को क्लोज कर देना है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम इको का यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डबल कोट्स था, डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं और इसके साथ साथ हम सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंगल कोट्स में भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इको स्टेटमेंट किस तरह से यूज हुआ है वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे प्रिंट, इसकी प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे सेम ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, सारी चीज़ तो यहाँ पे हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमर्स है वो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यही एक दोनों में डिफरेंस, यही एक एरर भी आ जाती है, इसलिए हम प्रिंट का यूज नहीं करते हैं। और प्रिंट इको से थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इको ही हम PHP के अंदर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना पहला कोड लिखते हैं, पहला प्रोग्राम बनाते हैं PHP के अंदर। मैं चलता हूं अपने VS कोड में और यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सिंटैक्स लिखना है जो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लेस देन, क्वेश्चन मार्क और PHP लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसे क्लोज भी करूँगा। क्लोज कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर ही देखिए यहाँ पे लिखा है ये सब सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं आता। और बॉडी टैग के अंदर मैंने PHP कोड भी अपना स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे सारा कोड हमें PHP टैग के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इको करता हूँ। हमने इको ये अभी तक सीखा है, इको का मतलब प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ इको। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हेलो एवरी वन। कैसे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। सेव करते हैं अभी। अभी देखिए यहाँ पे सेव का सिंबल मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे भाई ये राउंड शेप में बना हुआ है व्हाइट कलर का, इसका मतलब अभी हमारा प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे Ctrl+S में प्रेस करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस साइन आ गया, इसका मतलब हमारी फाइल क्या हो गई, सेव हो चुकी है। यहाँ पे सेव हो गई है तो हम इसे रन करा के भी देखते हैं। तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है ये, अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, इसे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे आ गया हमारा हेलो एवरीवन, आ गया ना। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा विजुअल हो पाएगा। अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो, चलो इतना ही भी रह देते हैं। हेलो एवरीवन यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक विजुअल होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रिंट कराई थी। सबसे पहले SS फट, तो इको हम लोगों ने SS फट प्रिंट करा दी। फिर यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसे कॉमा सेपरेट कर लें तो ऐसे ही दोनों हम कॉमा से सेपरेट करने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए मैं SS फट का यूज कर लेता हूँ, ये फिर इसका यूज ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, SS फट सेव एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे SS फट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर इसके बाद हम फिर से अगेन कोड करते हैं और इससे पहले हम लोग देखते हैं फिर क्या है, इसे कॉमा सेपरेट करके कैसे प्रिंट करते हैं। तो इसे का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, डबल कोट से यहाँ पे क्लोज करना है, इसे कॉमा सेपरेट कर देना है और जो यहाँ पे एफर्ट है उसे भी हम डबल कोट्स में रख देते हैं। सेव करते हैं, क्या ये प्रिंट हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। जो बीच में स्पेस आ रहा था वो स्पेस भी अब हट चुका है। तो SS फट यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, अब हमें डॉट लगाना है, मतलब कॉनकैटिनेशन करना है। तो कॉनकैटिनेशन भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, क्या कोई एरर तो नहीं आ रही है। ये देखिए सेव करते हैं और यहाँ पे अब इसे रन करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रही, हमारा वैसे तो वैसा ही प्रिंट है SS फट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है,
कॉन्कैटिनेशन हो गया और कॉमा से भी सेपरेट कर दिया और डबल कोट्स भी हम लोगों ने रख दिया। अब मान लो चाहते हैं कि हम डिजिट में हमें कुछ प्रिंट करना है ना, तो डिजिट भी कैसे प्रिंट करते हैं उससे भी देख लेते हैं। ये कि करके मैं सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जब भी हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 1 2 3 प्रिंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, फिर देखते हैं इसका आउटपुट। 1 2 3 1 2 3 हमारे यहाँ पे आ चुका है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिजिट में भी आ चुका है। हालांकि इसमें अगर हम इसे डबल कोट्स में रख दें ये और इसे रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अब ये क्या है, स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है ना, तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हम जैसे ही यहाँ पे टाइप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज समझेंगे, तो वहाँ पे आपको विजुअल हो पाएगा और आप लोग डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे नॉर्मल डिजिट में डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल कोट्स में रख दिया, लेकिन कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख हमें एक डिजिट की तरह ही है, लेकिन जो चीजें हैं वो स्ट्रिंग बन चुकी है वहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा कि किसी भी टैग के अंदर कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 टैग और यहाँ पे वैल्यू में दे देता हूँ। ठीक है, और h1 को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और ये सारी चीजें किस में होंगी, डबल कोट्स में। सेव करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे जैसे ही h1 टैग के अंदर हम लोगों ने रखा और यहाँ पे हमारे क्या हो गया, SS फॉल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़े ना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बी लगा दिए, मुझे लगता है आई लगा दूं क्योंकि बोल्ड हमारा पहले से ही है। ये देखो इटैलिक हो गया। तो हम टैग के अंदर भी PHP का कोड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है जितनी भी इसमें चीजें थी, और इसे हम प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रिंट करा के भी सबको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी से प्रिंट। तो यहाँ पे एक चीज और देख कंफर्म कर लेते हैं क्या दिक्कत प्रिंट में क्या कैसे कैसे आ रही है। देखो कोई एरर नहीं आ रहा ना, सब कुछ सही है, तो इसका मतलब प्रिंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हटाता हूँ और डबल कोट्स में या फिर पहले सबसे पहले मैं ऐसे ही रख लेता हूँ और इसे हटा देते हैं। ये भी चीज़ हम देख लेते हैं एक बार कंफर्म करके। देखो इतना हमारा SS एफर्ट ये भी वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, मैं इसे कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या इसमें एरर आ तो नहीं रही है। ये देखो, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया इसे, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो गई। इसका मतलब जो प्रिंट है वो कॉमा को, जब इस पे कॉमा बीच में लगते हैं दो चीज प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ जाती है ना। तो यहाँ पे ये इको और प्रिंट में डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम डॉट लगा देते हैं तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो डॉट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, यहाँ पे सारी चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो अब हमें क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। किसका, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल क्या होता है भाई, यहाँ पे हम तो प्रिंट कर ही रहे थे, इको कर ही रहे थे, कोई दिक्कत थोड़े ना है यहाँ पे। लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करना होता है ना। किस तरह से स्टोर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यूजर हैं और कोई क्लाइंट है, या फिर आप डेवलपर है, कोई क्लाइंट है। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि हमें तुरंत जरूरत होगी, जो भी यहाँ पे SS एफर्ट लगा रहे थे आप, वो क्या करना है हमें, गलती से यहाँ पे SS एफर्ट की जगह में SS एफर्ट्स लग गया था, मतलब S लग गया था। अब उसे रिमूव करो तुम। अब रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर जगह यहाँ पे लग चुका है, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बारी बारी जाके उसमें S रिमूव करना होगा एक एक करके। इससे हमारे क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और एक वैल्यू को जब हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे तो वो जो वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। तो जो इको यहाँ पे हो रहा है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है उसे यहाँ पे कराएंगे, लेकिन ऊपर वैल्यू हम लोग दिए रहेंगे। किस तरह से, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, तो हाउ टू मेक वेरिएबल। अब यहाँ पे जो SS फॉल्ट है उससे हमने किस पे असाइन कर दिया, एक A नाम के वेरिएबल पे असाइन कर दिया। सिंपल सी बात है। अब जब यहाँ पे प्रिंट कराना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, A को ही प्रिंट कराएंगे, इको A इको A इको A।
तो अब यहाँ पे अगर हमें चेंज करना है, गलती से यहाँ पे एस लग भी गया तो एक ही जगह हम हटा देंगे और हर जगह यहाँ पे हमारा आउटपुट सेम हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बारी बारी जाके यहाँ पे हटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का यहाँ पे यूज करते हैं और इस तरह से वेरिएबल का यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जो इसका वेरिएबल क्रिएट किया जाता है इस तरह से नहीं क्रिएट किया जाता। तो फिर किस तरह से क्रिएट किया जाता है? अभी तक ये सारे जो वेरिएबल है नॉर्मल तरीके से क्रिएट किए जाते थे यहाँ पे HTML उसमें सी लैंग्वेज के अंदर या फिर अदर जो हमारे पास लैंग्वेज है। लेकिन जो हमें PHP के अंदर जब भी वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तो इसका कुछ तरीका अलग। क्या तरीका है उसे समझते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंपल एक तरीका आ जाता है, वो है डॉलर का साइन। अब डॉलर का साइन का मतलब क्या है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे PHP के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ए के अंदर ऐसे सपोर्ट तो साइन हुआ है, लेकिन ए के साथ साथ यहाँ पे डॉलर का साइन लगा हुआ है। क्या है? डॉलर का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो विद अ डॉलर क्रिएट करेंगे। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देखो डॉलर, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर ए, मतलब ए कुछ वेरिएबल का नाम है और इसके साथ साथ डॉलर लगाना कंपलसरी है, इसे लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए पे वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू हमारी क्या है? एस एफर्ट। तो ए पे मैंने असाइन कर दी। अब जब इसे प्रिंट कराना है तो वैल्यू तो हमारी यहाँ पे ए पे असाइन हो गई, तो हमें एस एफर्ट प्रिंट कराने क्या नीड है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू ए के बराबर ही हो गई, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे जो ए है अब इसे ही हम क्या कर देंगे, इको करा देंगे। तो इको करा देंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो एस एफर्ट यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो नम है, नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया गया और यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू स्टोर कर दी गई 25.87। कोई वैल्यू हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है और बिना पॉइंट के भी हो सकती है ना, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू किस पे असाइन होगी? नम पे। अब इसे प्रिंट कराना चाहते हैं वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे, तो हमें क्या करना होगा, नम का यूज करेंगे, नम को ही प्रिंट कराएंगे। सिंपल से कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट भी देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है फिर ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हटाते हैं और यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, डॉलर का साइन लगाना है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू सिंपल से एग्जाम्पल। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वरना आप आजकल तो व्हाट्सअप भी टेलीग्राम जैसे ही हो गया है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप व्हाट्सअप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम जैसा ही है। तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लेंगे लिंक के माध्यम से, और वहाँ पे सारे ये नोट्स और जो भी यहाँ पे वीडियोज लिंक है वो आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड होकर मिलती रहेंगे। ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एस पार्ट मैंने क्या किया, ए पे असाइन कर दिया। अब इसे मुझे क्या करना होगा, इको करना है और यहाँ पे मुझे अब मैं क्या करना होगा, यहाँ पे डॉलर के साथ ही ए को प्रिंट करा दूंगा। देखते हैं इसका सेव करने के बाद आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश करके एरर आ गई। एरर कहाँ पे आ गई? लाइन 12 में। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो यहाँ पे ए इक्वल टू जो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी गई है उसे हमें डबल कोट्स में लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे अगर इसे डबल कोट्स में हम लोग लिख देंगे, तो इसे डबल कोट्स में लिखने के बाद इसे सेव करेंगे और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एस एफर्ट सिंपल तरीके से प्रिंट हो चुका है। तो हम लोग अभी तक क्या किया, हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और आपको पता है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, डॉलर के साइन से क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, मतलब उसके इक्वल टू के फॉर्म में, और वैल्यू इस पे असाइन हो जाएगी उस वेरिएबल पे। अब लेकिन जब हम प्रिंट कराएंगे तो वेरिएबल को ही प्रिंट कराएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये वैल्यू इस पे पहुंच चुकी है, अब इसे प्रिंट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम कोई डिजिट भी प्रिंट करा सकते हैं भाई। तो यहाँ पे डिजिट मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिजिट है 1 2 3 4 3 2 1, सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डिजिट भी हमारा प्रिंट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल भी क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मतलब आपको पता चल गया। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब यहाँ पे वेरिएबल जो क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस वे पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि उसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बिगिनर्स बहुत ज़्यादा इसमें एरर लाते हैं। जब हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती है जब मैं सीखता था। तो यहाँ पे सब कुछ, सारे बिगिनर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सी लैंग्वेज में भी सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरह से बस आपको रिवाइज एक कर ही लेना है ना। कुछ इसके सही भी है, कुछ गलत भी है, किस तरह से वैल्यू इसे लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट नेम, कुछ इसके राइट वे है कि कुछ इस तरह से आपको फॉलो करना है जब भी आपको वेरिएबल का नाम क्रिएट करना है। मतलब फर्स्ट टाइम, बीच में कोई गैप नहीं है। फिर यहाँ पे जब भी यहाँ पे इसमें टाइपिंग मिस्टेक लगता है,
चलो इसमें मैं समझा देता हूँ क्या है कि फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, तो डॉलर के साइन से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे दो जगह, एक जगह रिपीट ही हो गया दोनों सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉलर से स्टार्ट करना है। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, डॉलर से स्टार्ट आपको वेरिएबल क्रिएट करना ही है। सिंपल सी बात है, डॉलर से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई स्पेस नहीं लाना है, कोई भी जो भी नाम आप लेंगे वेरिएबल का, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। तो वेरिएबल जब हम क्रिएट करेंगे उसमें एरर आएगी, या फिर हमारा वेरिएबल सही होगा, है ना। तो इस तरह से एक इसका राइट वे होता है और एक होता है रॉन्ग वे। तो राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक, यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक जो भी यहाँ पे टाइपिंग हुई, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। मैं सारी चीज़ समझाता हूँ, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर मानना है। जो राइट वे है, जब भी आपको PDF मिलेगी तो सही वे में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसे इग्नोर मानना है, इग्नोर करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कोडिंग समझाता हूँ। आपको डॉलर साइन स्टार्ट करना है और यहाँ पे जब भी कोई नाम लिखेंगे, वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल और नेम के बीच में स्पेस कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी स्पेस नहीं लाना है जब भी आप वेरिएबल का नाम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेस मिनिमाइज करना, स्पेस नहीं आना, ठीक है ना। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा क्या है, आप क्या चाहते हैं कि नहीं मुझे स्पेस लाना ही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हैं और यहाँ पे फिर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, डॉलर का साइन स्टार्ट करो, वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखे, तो इससे पहले कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 99 मैंने कर दिया, तो कभी भी हमारा जो वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। हम बीच में कहीं भी लास्ट में डिजिट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से थर्ड तरीका हो गया हमारे पास वेरिएबल क्रिएट करने का। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वे है, रॉन्ग वे। तो रॉन्ग वे में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम डिजिट से स्टार्ट कर देते हैं वेरिएबल को, लगभग जब हम बिगनर होते हैं। तो यहाँ पर डिजिट से हमें स्टार्ट नहीं करना है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा रॉन्ग वे क्या रहता है, वेरिएबल नेम के बीच में हम स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। कुछ इसके राइट वे हैं, किस तरह से गाइडलाइन फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना है जब भी वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको लोग समझ में आ गया होगा। ये क्या थे, इसके ये ऊपर राइट वे थे, ठीक है। मैंने कमेंट कर दिया है, कमेंट के बारे में आपको अभी बताऊंगा मैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा ये था और एक और था, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें डिजिट से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। हमें किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करना है, कुछ इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो हमें वेरिएबल नेम भी हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया है, और जब भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो हमारा कुछ तरीका है वेरिएबल क्रिएट करने का, तो उसे हम लोग समझ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये क्या होता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एज स्मॉल लेटर पे लिखा है और हम प्रिंट करा रहे हैं कैपिटल लेटर पे, तो दोनों में डिफरेंस है और यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसलिए क्या है, नॉट सेम, सेम नहीं है दोनों। तो इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, जो दोनों में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में फर्क ला सके। दोनों का हालांकि हम बोलेंगे ऐसे ही, मतलब भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इस लैंग्वेज के अंदर। तो एरर आ सकती है आपके जब भी आप प्रोग्राम रन कराओगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ जाता है, कोड लिखने की बारी आ जाती है। तो कोड यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम क्रिएट किया और इसे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या कोई इफेक्ट पड़ा इसमें। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसे अंडरस्कोर से सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, फिर से देखें कि आउटपुट में इफेक्ट पड़ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही है। सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे आ गए, दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, हमने डिजिट लगा के भी आगे प्रिंट करा दिया, प्रिंट नहीं, वेरिएबल का नाम क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे हम लास्ट में डिजिट लगा के वेरिएबल का नाम क्रिएट कर लेते हैं। सेव किए
आउटपुट देखते हैं, कोई एरर आई, कोई एरर नहीं आई। अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे इससे पहले लगा देता हूँ, क्या पहले लगा देता हूँ जो डिजिट है। अब देखते हैं क्या एरर तो नहीं आई कहीं पे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एरर शो हो गई। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास गलत वे है, रॉन्ग वे है वेरिएबल क्रिएट करने का। दूसरा यहाँ पे आ गया, इसमें हटाता हूँ और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये देखो स्पेस, तो ये भी हमारे क्या रॉन्ग वे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो अभी भी एरर आ रही है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो हमें वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका भी पता चल गया। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिन्हें सारी चीज़ें पता है तो स्किप कर सकते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट एक्सरसाइज से फॉलो कर सकते हैं। जिन्हें लेकिन नहीं पता है तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो रीड करते हैं वो यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर, वो इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप का कंटेंट है। तो यहाँ पे जिसका टाइप हमें फाइंड करने के लिए हमें पढ़ना होता है डेटा टाइप। क्या पढ़ना होता है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना हम लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिख रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है, चीज़ है क्या रियल में, किस तरह की वैल्यू है ये। तो अगर इस तरह की वैल्यू में फाइंड करना कि क्या वैल्यू है, तो इससे किसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास आ जाते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मतलब होता है जो भी डेटा है उसका टाइप फाइंड करना या फिर टाइप बताना। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पीएचपी के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप आ जाते हैं, किस तरह से उसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ वैल्यू इज डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका जब टाइप क्या है उसे हम डेटा टाइप बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप आ जाते हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एंड नल हो गया। अब इन्हें किसके अंदर किस तरह से वैल्यू शो होती है, इनका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लेटर भी आ जाता ना, अगर अल्फाबेट का और डबल कोट्स में लिखा होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल देते हैं। अब यहाँ पे 25 आ गया। अब 25 के बाद कोई पॉइंटेबल वैल्यू नहीं, मतलब पॉइंट नहीं लगा हुआ है, या फिर 25 पॉइंट के साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। क्या है, इस डेटा का जो टाइप है वो उसका नाम क्या है, इंटीजर नाम है। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर रखी जाती है। अगर यहीं पे ये पॉइंट वाली वैल्यू होती तो इसे कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं, तो ये फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आती है इस तरह की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया x इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू ट्रू है, तो यहाँ पे ये बूलियन टाइप का डेटा टाइप है। अब जो बूलियन डेटा टाइप है वो दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 का मतलब ये होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू आती है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर इस फॉर्म में आपकी वैल्यू कोई रिटर्न हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे बूलियन डेटा टाइप यूज हुआ। अब यहाँ पे आ जाता है एरे। एरे को किस तरह से लिखा जाता है ये हम एरे वाले टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी डेटा टाइप आ जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर HTML लिखा है, कॉमा सेपरेट किया गया, डबल कोट्स के अंदर फिर CSS लिखा गया, फिर कॉमा सेपरेट किया गया, फिर डबल कोट से जावास्क्रिप्ट लिखा गया, फिर से इसे कॉमा से सेपरेट, इसके बाद अगर कोई चीज़ें होती है तो सेपरेट करते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रख दिया गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया गया और यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दिया। अगर इसका फाइंड कर रहे हैं तो किस तरह का डेटा टाइप है ये, किस तरह का डेटा है, तो उसका जो टाइप है वो है एरे डेटा टाइप। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल न्यू माई क्लास। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के क्रिएट किया गया है। अब ऑब्जेक्ट भी थोड़ा अदर टॉपिक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से है तो उसका एक टाइप हो जाता है उस डेटा का, जिसे बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा नल डेटा टाइप। तो नल यहाँ पे डेटा टाइप आ गया। तो इस तरह का जब भी नल लिखा होगा तो वहाँ पे उसका जो वैल्यू है जो रिटर्न होगी वो नल रिटर्न होगी। तो इस तरह से हमारे PHP के अंदर इतने डेटा टाइप आ जाते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल, है ना। इनकी वैल्यू किस तरह से होती है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे डेटा टाइप। अब यहाँ पे मान लो कोड लिख रहे हैं कुछ और उसका हमें डेटा टाइप फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेर अंडरस्कोर डंप, ये प्री डिफाइन यहाँ पे फंक्शन आ जाता है हमारे पास PHP के अंदर, वेर अंडरस्कोर डंप, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। तो जो भी वैल्यू है उसका टाइप हमें पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हम इनका टाइप फाइंड करना है कि जो भी वैल्यू है उनका टाइप क्या है। तो आपको ये जो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को कहाँ पे लिखना होगा, जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, और हेलो वर्ड की जो वेरिएबल है किस पे वैल्यू x पे असाइन हो रही है, तो जो x
$x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल नेम लिखा है ना, इसका जगह पे हमें क्या लिखना होगा, $x, और इससे पहले ये var_dump अगर लिख देंगे और फिर सेमीकोलन लगा के रिफ्रेश करेंगे पेज को अपने जहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है, तो वहाँ पे उससे जो भी हमारा डेटा है उसका टाइप पता चल जाएगा। कैसे, उसके लिए कोड देखते हैं हम लोग। जैसे इतना ही है, इको हमें कराना है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डंप, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इसका छोटा नाम कर देता हूँ मैं, है ना, ए कर देता हूँ, या फिर एक्स ही कर देता हूँ, वहाँ पे जैसे पीडीएफ में आप लोगों को समझ पाए। एक्स मैंने कर दिया, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने ये कर दी, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यही एक्स लिखना है अंडरस्कोर के साथ, $s वो $s, और यहाँ पे हमें सेमीकोलन से सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पे किस टाइप की ये डेटा है हमें आउटपुट पे मेंशन हो जाएगा। सेव करते हैं और आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो इससे पहले यहाँ पे शो हो गया इंट, और ये जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे इंट टाइप की, मतलब जो इंटीजर है उसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इंटीजर है इसे हम शॉर्ट बोलते हैं इंट टाइप का डेटा टाइप, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे बिना पॉइंट की वैल्यू थी उसे किसके अंदर आती है, इंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये हमारी वैल्यू क्या थी, बिना पॉइंट की थी ये वाली, इसका मतलब इंट के अंदर आएगी। हम फाइंड किस तरह किसकी हेल्प से किए, वेयर डंप नाम का यहाँ पे प्रीडिफाइंड हमारे पास मेथड आ जाता है जो भी अपन डेटा टाइप में फाइंड करने के लिए, तो हम उसके हेल्प से हमने फाइंड कर लिया। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पे आ गया, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये, अच्छा मैं 1 2 3 ये है, मैं इसे डबल कोट्स में एक बार रख देता हूँ जिससे आप लोग डिफरेंस देख सकें कि ये क्या है। अब देखो मैंने डबल कोट्स में रख दिया, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे, अभी तक यहाँ पे इंट लिखा था, लेकिन अब क्या है, रिफ्रेश करेंगे स्ट्रिंग लिख गया। देखो 6 अंक की यहाँ पे स्ट्रिंग हो, तो ये देखो स्ट्रिंग लिख गया। अभी तक देखो जब हम अभी इससे पहले देख रहे थे तो वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो देख नहीं पा रहे थे कि क्या ये स्ट्रिंग है नहीं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यस अब इतना सही है ना। बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारे बच्चों को। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन होने लगा। और अब यहाँ पे अगर बात करें कि 12.3 कर देता हूँ भाई मैं, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स हटा दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये पॉइंट वाली, इसे क्या बोलते हैं, हम रिप्लेस करेंगे फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था जस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू। देखो पॉइंट वाली वैल्यू है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू। इसके बाद आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू, सेव करते हैं, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे बूल आ गया, इसका मतलब क्या है, बूलियन। ये हमारा डेटा टाइप है किसका, ट्रू का। तो यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तब भी क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ पे सेव, और नो से कट करते हैं, और इसे मैं करता हूँ सेव, और अगेन मैं इसे जाके रिफ्रेश करूंगा। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, लेकिन ये भी किसके अंदर आ रहा है, बूलियन डेटा टाइप के अंदर ही आ रहा है। तो बूलियन हमें पता है कि क्या है, 2 तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स। 0 को बोलते हैं फॉल्स और 1 को बोलते हैं ट्रू। सिंपल है। तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे अब बच जाता है हमारा एरे और न्यू माई क्लास ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इन्हें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में जब इसका टॉपिक आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम नल एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल, तो आउटपुट भी नल आएगा, जाहिर सी बात है। सेव करेंगे और यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो नल आ रहा है। सिंपल है। तो इस तरह से जो भी हमारा डेटा है, अगर उसका डेटा टाइप फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, वेर और अंडरस्कोर डंप जो हमारे पास मेथड है उसका यूज करना होगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है उसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कमेंट, अब अभी मैंने कमेंट यूज किया था रॉन्ग वे और राइट वे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा है तो वहाँ पे कमेंट मैंने यूज किया था स्लैश लगा के। तो यहाँ पे कमेंट का मतलब क्या है, रियल में क्यों लगाया जाता है कमेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो रियल में जो कमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उस कोड के बारे में अगर हमें बताना हो कि ये कोड किसके बारे में है तो हम कमेंट कर देते हैं उस लाइन का। समझ पा रहे हैं ना। या फिर हमें एक चीज़ और आ जाता है कि मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं कि हमें मान लो चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या है कि उस कोड का वहाँ पे काम नहीं है
तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को कमेंट कर देते हैं और दूसरा वहाँ पर कोड रन करा के चेक कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ कमेंट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कमेंट का बेसिकली ये यूज किया जाता है कि उस लाइन के बारे में बताना, जो भी कोड लिखा है वहाँ पे कमेंट कर देंगे और जो भी यहाँ पे उसके बारे में, उस लाइन के बारे में कमेंट करके लिख देंगे कि ये इसका लाइन का मतलब ये है, जिससे जो हमें कमेंट के अंदर लिखा जाता है तो वो जो ब्राउजर होता है उस कमेंट सेक्शन को इग्नोर कर देता है, मतलब उससे आउटपुट स्क्रीन पे वो मैसेज शो नहीं होता है। सिर्फ जो कोडर है उन्हें ही दिखेगा, मतलब जो कोड कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा देख के, अच्छा इस लाइन का मतलब ये है, तो वहाँ पे इसलिए हम कमेंट कर देते हैं। सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे पीएचपी के अंदर जो हमारे पास कमेंट आते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया और दूसरा होगा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो यहाँ पे इस पूरे कोड का पर्पज क्या है, इस कोड के बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें हम कमेंट करके लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हर एक लाइन का मतलब भी लिख सकते हैं। तो अच्छा कोडर वही है जो कमेंट करके चलता है, मतलब हर एक चीज़ें मतलब जो है उन्हें कमेंट करके सब लाइन के बारे में बताता जाता है कि ये सेक्शन इससे रिलेटेड है, ये सेक्शन इससे रिलेटेड है। तो जब भी हम बड़ी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें कोड ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कमेंट के टाइप दो प्रकार के होते हैं, पहले सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से होते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हमें डबल स्लैश का यूज करना होता है। तो ये हमारा जो पहला है ये सिंगल लाइन कमेंट है, और दूसरा तरीका भी है लिखने का, हम हैश से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लाइन को हम कमेंट करना चाहते हैं वो हम हैश से भी स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे मल्टीपल लाइन के लिए हम अदर यूज करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये है और यहाँ पे अभी कोई कमेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगाता हूँ तो देखना ये यहाँ पे ये कमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसे कोड पे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट का लिखने का तरीका हमारा अलग है। स्लैश लगाना है और स्टार लगाना है, पहले स्लैश फिर स्टार, और उसके बीच में जो भी हमें कंटेंट को कमेंट करना चाहते हैं वो कंटेंट लिखना है, फिर यहाँ पे स्टार फिर स्लैश। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब कोड लिखते हैं। तो कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो कि ये क्या है, नल वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज ए नल वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इसे कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसे डबल स्लैश लगा दिया, तो ये चीज़ देखो कमेंट हो गई। अब यहाँ पे जो ब्राउजर है, ब्राउजर पे आप लोग देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देखो। तो यहाँ पे जो मैंने कमेंट कर दिया कोई एरर नहीं लाता। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था सिंगल लाइन का, हैश लगा दो भाई, हैश लगा दिया, सेव करेंगे, फिर से हम देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा कोई एरर नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे तरीका आ जाता है कि मल्टीपल लाइन आ गया, तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड वेरिएबल इज अंडरस्कोर एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल लाइन कमेंट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया पीडीएफ में, स्लैश लगाना है फिर स्टार लगाना है। कहाँ पे, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में स्लैश और स्टार, ये कमेंट हो गया। अब इसे क्लोज भी करने की नीड है, नहीं तो पूरा पूरा हमारा कोड ही कमेंट हो जाएगा। तो हमें इसे क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, अब पहले स्टार लगाना है और स्लैश से बंद कर देना है। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। सेव करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे कोई एरर नहीं आ रही है। सिंपल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे हम कमेंट के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है ना। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। अगर सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और जब वीडियो के यहाँ पे खत्म हो, आप लोग देख चुके हैं, आपको लगता है कि कुछ आप लोगों ने सीख लिया है, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं कि लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं नहीं, जिससे हम देख के मोटिवेट होंगे और मतलब और भी चीज़ें आपको समझाने की बेहद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे PHP वेरिएबल जो आ रहे हैं उनका रियल में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो PHP वेरिएबल है, तो PHP वेरिएबल जैसे कि $x है, यहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट कर लिया और इस तरह से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे $x यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया, इक्वल टू करके मैंने कुछ वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे वैल्यू, अब मुझे ये वाली वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगेन $x लिखूंगा और उसकी वैल्यू मैंने अपडेट कर दी। जो 500 थी उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 25 कर दी। तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वेरिएबल भी हमारे पास आ जाते हैं, जिसपे हम ये जो वैल्यू है जो बार बार अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसका सिंटेक्स पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना हो या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास
कुछ अलग चीज़ है, वो अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, उसे समझते हैं। तो अगर हमें कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, उसमें वैल्यू हम चाहते हैं कि दोबारा चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले सिंटैक्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा डिफाइन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, और यहाँ पे वेरिएबल नेम आपको लिखना होगा, जो भी आपको वेरिएबल नेम है। फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की है वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे केस इंसेंटिव, ये एक ऑप्शनल है। यहाँ पे दो वैल्यू दी जाती है, ट्रू या फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो रहता है वो फॉल्स रहता है, वरना यहाँ पे ट्रू भी दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वो तीन वैल्यू आती हैं। पहले वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंदर क्या वैल्यू है वो रखा जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, केस इंसेंटिव, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल के माध्यम से नीचे हम समझते हैं। डिफाइन, यहाँ पे हमने वो लिख दिया और नम लिख दिया और 500। इसका मतलब क्या है, जो वेरिएबल का नाम है हमने नम किया, और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 500 कर दी है। अब यहाँ पे जब हम इको कराएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम ही जो था वो इको करा देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती। इसके जैसे यहाँ पे जैसे हम एक्स पे 500 असाइन किया था, फिर एक्स पे हम लोग 25 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे जब भी हम एक्स को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 25 ही हमारी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम को देखो लिखने का तरीका ये है, और यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने दे दी, और यहाँ पे हम नम से प्रिंट कराएंगे तो अब यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल कुछ इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पे मान लो चाहते हैं कि हम यहाँ पे केस इंसेंटिव है, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है। तो इसके लिए डिफाइन नम नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया और 500 वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स रहता है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रू लिखते हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है स्मॉल लेटर पे लिखा है, और यहाँ पे अगर हम इसे कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। सिंपल सी बात ये है। तो जो कोई केस सेंसिटिव है ना हमारा, कि वेरिएबल का नाम जो हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर पे, तो स्मॉल लेटर पे हमें प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ कराना चाहते हैं ट्रू लिख देते हैं, अगर यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये है हमारा पीएचपी कांस्टेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे पीएचपी कांस्टेंट वेरिएबल जो है इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके बनाने के लिए। तो यहाँ पर छोटा सा रूल है, यहाँ पे समझना है। डिफाइन नम 500 ट्रू, तो ये भी चीज़ सही है। अगर हम चाहते हैं कि बीच में इसका अंडरस्कोर लगा दें तो अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं यूज कर सकते हो, कैन नॉट यूज $साइन विद कांस्टेंट वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल नाम है यहाँ पे उसके साथ आपको $साइन नहीं यूज करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर यहाँ पे हमसे गलती मिस्टेक हो ही जाती है। तो अगर हम कुछ यूज करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर साइन का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे रोड पूरी पब्लिक की है, कोई भी इसे यूज कर सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट की जो सारी चीज़ें हैं वो सब पब्लिकली है, कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है कभी भी। तो वैसे यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल, तो ऐसा एक वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किया जा सके तो वह है ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट पीएचपी कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम कोड भी लिख के एक बार देख लेते हैं। तो कोड यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है, डिफाइन वेरिएबल नेम वैल्यू केस इंसेंटिव। तो मैं इसे हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल एक वेरिएबल लेता हूँ, उसे डिजाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 500 ही ले लेता हूँ, है ना, आपकी कन्वीनियंस के लिए। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इको कर दिया, और इको पे मैंने क्या कर दिया, $x और सेमीकोलन क्लोज, सेव एंड रिफ्रेश। 500 यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई हमें अपडेट करना है। अब मैंने क्या किया, $x और इक्वल टू 25 कर दिया, सेमीकोलन। अब यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 25 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है इसके तुरंत बाद मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी। तो यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। फिर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें अपना वेरिएबल क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है। तो कांस्टेंट के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको जब ही तुरंत बताया, कुछ इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना होगा कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे डिफाइन हो गया वेरिएबल नेम। सिंपल से यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, डिफाइन, और यहाँ पे वेरिएबल नेम आपको क्रिएट करना है। मैं नाम ही ले लेता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ 200 बस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन और इको नम अंडरस्कोर, अब ये यूज नहीं कर रहे हैं, सेम। एरर आ गई, अनडिफाइंड कांस्टेंट नम। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा कोड पे।
और अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है ना, इसे डबल कोट्स में लिखना होता है। तो डबल कोट्स में यहाँ पे हमें लिखना है, अब इससे रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद। तो मैं इससे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारा 200 आ गया। तो आई थिंक मुझे लगता है पीडीएफ में भी कुछ एरर है। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। जो वेरिएबल नेम है ना, इसे आपको क्या करना है, डबल कोट्स में रख लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद, तो वरना हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल कोट्स में यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे 200 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा सेपरेट किए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेलो एवरीवन, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हेलो एवरीवन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल भी हमारे पास क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉमर्स मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे लिख दिया ट्रू। सेव करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसे कैपिटल लेटर पे लिख देता हूँ, सेव। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, देखते हैं। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम लोग पूरा रूल फॉलो किया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ सही है। एक बार अच्छा सर्च कर लेते हैं एक बार गूगल पे, कांस्टेंट वेरिएबल एग्जांपल, और यहाँ पे लाइव एग्जांपल एक बार हम देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कहीं हमारा एरर तो नहीं है। और पहला एग्जांपल यहाँ पे है केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जूम करके दिखा देता हूँ। डिफाइन इन्होंने यूज किया और ग्रीटिंग वेलकम टू w3school.com, और यहाँ पे केस इंसेंटिव था वो इन्होंने यूज नहीं किया है, मतलब ट्रू या फॉल्स में वैल्यू नहीं दी है, और यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे रखा है। ये तो इतना सही है हमारा। लेकिन जैसे हम केस इंसेंटिव यूज करते हैं और आप ग्रीटिंग वेलकम टू w3school और यहाँ पे ट्रू इको ग्रीटिंग, सब कुछ तो हमारा यहाँ पे सही है, लेकिन एरर क्यों आ रही है। मैं इस पूरे कोड को ही कॉपी करता हूँ एक बार, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोड पे और इसे ही पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, टैब और PHP कोड रिफ्रेश। यहाँ पे भी एरर आ रही है, ये कैसा हो सकता है। चलो जो भी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और भी सारी चीज़ें हमारे तो सबको समझ में आया, लेकिन जो कांस्टेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे इससे कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ये ज़्यादातर यूज भी नहीं करोगे आप लोग फ्यूचर में, है ना। तो इस एरर को हम लोग करते हैं दूर। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया हुआ है PHP कांस्टेंट, इससे पहले हम नॉर्मल जो हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद PHP कांस्टेंट वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया। इसका कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने पूरे तरीके से फॉलो किया, लेकिन लास्ट में एरर आ गई, है ना। तो ऐसे ही प्रोग्राम में आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन डरना नहीं है। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है वो मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात कर ली है। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देखा, सिंटैक्स देखा कि PHP का कोड कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कोड को HTML के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हम लोगों ने किस एडिटर का यूज करते हैं वो डाउनलोड किया। फिर हमने कौन से सर्वर का यूज करना है उसे भी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखा और उसका लाइव अपडेट करके देखा क्या आउटपुट आ रहा है ब्राउजर पे। तो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने करके देखा, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ी। तो मतलब आई थिंक जो पूरा लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है। इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पे PHP स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, यहाँ से आप लोग पढ़ें, है ना। तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान।